दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन को ओपिनियन कर रहे हैं वो है अ वर्क इन प्रोग्रेस और इसके राइटर हैं वो हैं अहमद बिलाल महबूब। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा ओपिनियन का मैं आपको बता दूं किस बारे में है। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि यो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आइन में जो तरमीम आई हैं उस हवाले से जिक्र किया है और फिर साथ इन्होंने इसको कंपैरिजन इसका किया है जो इंडिया में जो हैं वो चेंजेस आए हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उसको कंपैरिजन किया और फिर हम देखेंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कौन कौन सी अमेंडमेंट आई हैं और फिर साथ उन्होंने ये भी बताया है पाकिस्तान इंडिया का बताया और साथ यूएस के हवाले से बात कर रहे हैं कि यूएस में जो है ना यूएस मेड जस्ट 27 अमेंडमेंट्स इन 203 ईयर्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। ठीक है, अगर इनकी आईनी तारीख की बात करें यूएस की तो उनकी सिर्फ 27 अमेंडमेंट आई हैं, तरमीम आई हैं 203 साल की आईनी तारीख में। ठीक है, फिर इस साथ ही हम पाकिस्तान में देखते हैं कितनी तरमीम आई हैं और साथ हम इंडिया को देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। Kenny ji, during the past 50 years, the 1973 Constitution of Pakistan has been amended 23 times. उनके पिछले 50 सालों में जो पाकिस्तान का 1973 का आइन था उसको अमेंड किया गया है, उसमें तरमीम लाई गई हैं कितनी दफ़ा? 23 दफ़ा। ठीक है, एन अमेंडमेंट एवरी 2 ईयर्स ऑन एवरेज। और अगर इसकी बात करें कि कितनी अमेंडमेंट हुई हैं, एवरेज की बात करें तो तरमीम की गई है हर दूसरे साल ऑन एवरेज। This is no surprise as the constitution of any country is a dynamic document and amendments are made in response to evolving requirements. उनका ये कोई हैरानी की बात नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी मुल्क का, वो एक डायनामिक डॉक्यूमेंट होता है और ये तरमीम की जाती हैं उन एवॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स के जवाब में। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ पे एक वो वर्ड इंपॉर्टेंट यूज हुआ है वो है डायनामिक डॉक्यूमेंट, जिसमें वे कह रहे हैं कि भाई किसी भी मुल्क का जो आइन होता है ना वो एक डायनामिक डॉक्यूमेंट होता है। अब ये क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। डायनामिक डॉक्यूमेंट बेसिकली एक चीज होती है, इसको हम लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं और इसको एवरग्रीन डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है और साथ डायनामिक डॉक्यूमेंट तो देख लिया आपने। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंटिन्यूअली एडिटेड एंड अपडेटेड, इसमें लगातार चेंजेस आई जाते हैं क्योंकि जिस तरह देखें चेंजेस हो रहे होते हैं, इवॉल्व हो रहे होते हैं चीजें। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी है ना वो आपका ये नहीं हो सकता कि एक डॉक्यूमेंट है उसमें किसी किस्म का चेंज ना आए। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी मुल्क का आइन, वो एक डायनामिक डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि जिस तरह चीज़ें चेंज हो रही होती हैं उस लिहाज से वो बदलता रहता है। आगे हम अमेंडमेंट्स देखेंगे कि किस तरह अमेंडमेंट्स हुई, क्योंकि अगर कोई भी ये कॉन्स्टिट्यूशन हो डायनामिक डॉक्यूमेंट ना हो फिर तो वैसा ही हो, उसमें कोई चेंजेस ही ना आए। ठीक है, अब ज़ाहिर है ये तो नहीं हो सकता, जिस तरह वक्त बदलता है तो उसमें चेंजेस भी लाने पड़ते हैं आपको डॉक्यूमेंट में। अच्छा, अब ये इन्होंने बात कर ली पाकिस्तान के हवाले से कि जी पाकिस्तान में 50 सालों में है ना वो 23 मरतबा हमें अमेंडमेंट देखने को मिली 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। और इंडिया जो है, अब इंडिया के बारे में हम देखते हैं वहाँ पे क्या हुआ। उन्होंने कहा इंडिया विच बिकेम इंडिपेंडेंट एट द सेम टाइम एज पाकिस्तान। और क्योंकि ज़ाहिर है आप जब कंपैरिजन करते हो तो एक जैसी चीज़ें उससे कंपेयर करते हो, तो उन्होंने कहा इंडिया जो आज़ाद हुआ था उसी टाइम पे जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, amended its constitution constitution 105 times since the document was framed in 1950। उसने अमेंड किया, तरमीम लेके आए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में 150 दफा सिंस द डॉक्यूमेंट वाज फ्रेम्ड इन 1950, जब से डॉक्यूमेंट जो बना था कब 1950 में। ठीक है, तो अब इसमें आप जो फिगर्स वगैरह होते हैं उनको हाईलाइट कर लिया करें। पाकिस्तान में अब तक 23 मरतबा अमेंडमेंट हुई, इंडिया में 105 दफ़ा हुई। और कब से? 1950 से, जब ये फ्रेम हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया। अब यूएस की बात अगर हम करें, यूएस की, तो यूएस में क्या हुआ? जस्ट मेड 27 अमेंडमेंट्स इन 203 ईयर्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। ठीक है, हमने शुरू में कर लिया था कि वहां पे सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स देखने को मिली 203 साल में। पाकिस्तान में 50 सालों में 23, इंडिया में 105 और यूएस में 203 सालों में 27 अमेंडमेंट सिर्फ। अच्छा, कह रहे हैं पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन हैज इवॉल्व्ड इन सेवरल सिग्निफिकेंट वेज ड्यूरिंग द पास्ट 50 इयर्स। उन्होंने कहा पाकिस्तान का जो आइन है वो इवॉल्व हुआ है, वो डेवलप हुआ है कई तरीकों से पिछले 50 सालों में। पार्लियामेंट एड्रेस्ड द मोस्ट सेंसिटिव इशू ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थ्रू द 18 अमेंडमेंट इन 2010। उन्होंने कहा पार्लियामेंट जो था उसने एड्रेस किया ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो इशू था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का, सूबाई खुद मुख्तारी का। और वो किस तरह किया उसने? 18th अमेंडमेंट जो थी 2010 में, तो 18वीं तरमीम जो आई थी 2010 में, उसके थ्रू इन्होंने इसको एड्रेस किया। किस इशू को? सूबाई खुद मुख्तारी को। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी।
It was the same issue which led to the dismemberment of Pakistan in 1971 and had been a source of bitterness in the remaining four provinces ever since. उन्होंने कहा यही वो इशू था जो वजह बना डिसमेमरमेंट का पाकिस्तान के 1971 का जो एक मतलब हिस्सा है वो बांग्लादेश अलहदा हुआ था हमारे पास. डिसमेमरमेंट बेसिकली होता है द एक्शन ऑफ पार्टीशनिंग और डिवाइडिंग अप अ टेरिटरी और ऑर्गेनाइजेशन. तो ये तकसीम जो हुआ था पाकिस्तान में 1971 में, तो यही वजह था जिसकी वजह से वो तकसीम हुआ हमारे पास बांग्लादेश एंड हैड बीन अ सोर्स ऑफ बिटरनेस. और वो रहा है सोर्स ऑफ बिटरनेस. बिटरनेस होता है एंगर विद डिसअपॉइंटमेंट. तो सोर्स ऑफ बिटरनेस रहा है बाकी मानदा 4 सूबों में तब से. The concurrent legislative list was abolished through the 18th Amendment, and a number of federal ministries were devolved to the provinces. उनका जो concurrent legislative list थी उसको abolish कर लिया गया, ख़त्म कर दिया गया 18वीं तरमीम के ज़रिए. और कई वो फेडरल मिनिस्ट्रीज थी वो आ गई कहाँ, किन के पास, प्रोविंसेस के पास, सूबों के पास. अच्छा, कंक्रीट लेजिस्लेटिव लिस्ट क्या होती है इसको हम देख लेते हैं. ये 18वीं तरमीम जो आई थी 2010 में, उसमें डिलीट कर दी गई थी कॉन्क्रीट लेजिस्लेटिव लिस्ट फोर्थ स्केड्यूल से कॉन्स्टिट्यूशन के. और ये क्या होती है, ये कॉन्क्रीट लिस्ट जो थी ना, इसके अंदर 47 सब्जेक्ट्स थे जिस पे पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबली दोनों ये है ना वो कानून साजी उस पर कर सकते थे. तो ये उस वाले से बात कर रहे हैं कि जो कॉन्क्रीट लेजिस्लेटिव लिस्ट थी उसको 18वीं तरमीम के जरिए जो है वो अबॉलिश किया गया, खत्म किया गया. ठीक है. अच्छा, द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल वर फर्दर स्ट्रेंथन एज अ रिजल्ट. और इनका जो CCI थी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, ठीक है, इनको और ज़्यादा क्या है मजबूत बनाया गया, उनको स्ट्रेंथन किया गया इसके नतीजे के तौर पे. One of the most significant parts of the amendment was that by inserting a new clause 3A under Article 160, the share of the provinces in each National Finance Commission award was made irreducible compared to the previous award. अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आप देखिएगा, जब भी आइन में हमारे पास अमेंडमेंट आती है ना, तो जाहिर है वो आर्टिकल को चेंज नहीं करते, उसके आगे अल्फ़ाबेट लगा लेते हैं. जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो आर्टिकल 60 तो पहले ही मौजूद था, तो यहाँ पे जो इंसर्ट किया है वो क्लॉज क्या है, 3A किया है. तो यहाँ पे आप देखिएगा आगे भी जिस तरह हमारे पास 10A आपने सुना होगा और आगे भी वो अमेंडमेंट्स होती हैं, तो वहाँ पे अल्फाबेट ऐड हो जाता है क्योंकि पूरा पूरा ज़ाहिर है आर्टिकल पूरा वो चेंज नहीं होता, उसमें क्लॉज उसमें ऐड होता है. तो उनको ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट था अमेंडमेंट का, वो ये था कि उन्होंने नए क्लॉज इंसर्ट किया, शामिल किया 3A आर्टिकल 160 के अंदर. और उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, इसको आप हाईलाइट करें, ये शेयर ऑफ द प्रोविंसेस था नेशनल फाइनेंस कमीशन का, NFC अवार्ड का, उसको इरिड्यूसिबल बना दिया गया कि आप उसको क्या है रिड्यूस नहीं कर सकते थे कंपेयर टू प्रीवियस अवार्ड, अगर हम उसको कंपैरिजन करें पिछले अवार्ड से. ठीक है, तो ये आप जरूर देखिएगा क्लॉज 3A. बाकी आप ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ रहे हैं या सब्जेक्ट रखा हुआ है आपने, तो आप ज़रूर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डाउनलोड कर लें अगर आपको नहीं भी सब्जेक्ट, वो इसको जाके डिटेल में 3A पढ़ें अंडर आर्टिकल 360 इस क्लॉज को. और इसमें यह था कि शेयर ऑफ प्रोविंसेस थे नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, उसको क्या है इरिड्यूसिबल कर दिया गया अगर उससे हम मुवाजना करें प्रीवियस अवार्ड से. अच्छा, और क्या क्या चेंजेस आए. अच्छा, जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि अल्फाबेट आगे ऐड कर देते हैं, जिस तरह यहाँ पे भी जो इंसर्ट हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लॉज 1A इन आर्टिकल 224 की बात कर रहे हैं. तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जब हमारे पास अमेंडमेंट आती है तो आगे हम इसमें अल्फाबेट लगा के ऐड करते हैं. अच्छा, अब कह रहे हैं जी वो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, सिस्टम ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट का मकाम हुकूमतें, वो वॉज नॉट प्रोवाइडेड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो था ना वो नहीं मौजूद था कॉन्सेप्ट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में. The 18th Amendment introduced caretaker governments during the election by adding clause 1A in Article 224 of the Constitution. तो ये 18वीं तरमीम थी उस वो लेके आया है केयर टेकर गवर्नमेंट का ये आप कह लें केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आया 18वीं तरमीम. इसमें क्लॉज 1A ऐड किया आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. द सिस्टम वाज फर्दर रिफाइंड थ्रू द 20th अमेंडमेंट इन 2012. ठीक है, तो अभी 18th अमेंडमेंट की बात की और इसको मजीद बेहतर बनाया गया इस सारे सिस्टम को. कब? ये 20वीं तरमीम जो आई थी 2012 में. ठीक है. अच्छा, और दूसरी अमेंडमेंट्स कौन सी? अदर अमेंडमेंट्स वर मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिफॉर्म द इलेक्टोरल प्रोसेस इन अ सिग्निफिकेंट वे. और इसके साथ जो है ना वो अमेंडमेंट्स लाई गई, तरमीम लाई गई कॉन्स्टिट्यूशन में किस हवाले से कि रिफॉर्म की जाए, इस्लाहात लाई जाए इलेक्टोरल प्रोसेस में बड़े पैमाने पे. The 18th Amendment, through Article 213, did away with the discretionary powers of the President to appoint the Chief Election Commissioner and Commission members and provided for the appointments after consultation between the Prime Minister and the Leader of the Opposition and through a parliamentary committee. उनका जो 18वीं तरमीम थी 213 आर्टिकल के तहत जो है ना उसने वो ख़त्म कर दी, एक सवाब दी
पावर थी, इख्तियारात थे प्रेसिडेंट के कि वो अपॉइंट करे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और कमीशन मेंबर्स को, और प्रोवाइड किया अपॉइंटमेंट्स किसके बाद, ये कंसल्टेशन के साथ किसके दरमियान, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान और थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटी के दरमियान। तो बेसिकली बता रहे हैं किस तरीके से चेंजेस वहां पे लाए गए, इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से बात हो रही है। अच्छा, अब ये साथ पाकिस्तान की बात करें, साथ ही इसको कंपैरिजन भी इंडिया से भी कर रहे हैं। इंडिया से कह रहे हैं जी, द इंडियन पार्लियामेंट हैड बीन स्ट्रगलिंग फॉर डेकेड्स टू पास अ सिमिलर अमेंडमेंट टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नॉट सक्सीडेड सो फार। उनका इंडियन पार्लियामेंट भी है ना वो स्ट्रगल कर रही है दहाइयों से, सालों से, कि वो इस तरह की अमेंडमेंट तरमीम पास करे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अब तक वो कामयाब नहीं हुई है। These provisions were further refined through the 19th and 20th amendments, और उनका ये प्रोविजन से उनको और ज़्यादा बेहतर बनाया गया, रिफाइन किया गया 19th and 20th अमेंडमेंट के बाद। अच्छा, उसके अलावा और क्या क्या चेंजेस आए हैं? द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिफेक्शन ऑफ लेजिस्लेटर्स हैव अंडरगॉन सेवरल मॉडिफिकेशंस सिंस द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन 1973। उनका जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में पास किया गया था, उसके बाद जो प्रोविजंस थी, दफात थी, किससे मुतालिक, डिफेक्शन से मुतालिक, लोग पार्टी से इनहराफ करते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ठीक है, डिफेक्शन बेसिकली क्या होता है, जब आप छोड़ देते हो, ये हमें मतलब अगर जनरल मीनिंग देखें तो जब आप डिसर्शन ऑफ वंस कंट्री और कॉज इन फेवर ऑफ एन अपोजिंग वन, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली वो मुराद ले रहे हैं कि वो लेजिस्लेटर जो अपनी पार्टी को छोड़ देते हैं। तो उसके दौरान भी कई ज़्यादा मॉडिफिकेशंस देखने को मिली हैं। अगर हम इसका मुवाजना करें 1973 के आइन में था, वो ये दफात थी, और ये अमेंडमेंट के बाद दफात आई हैं। Although the original constitution did not include a defection clause as such, a temporary provision for 10 years or the holding of the second general election, whichever occurred later, was included in Article 96, that a vote of an MNA as a candidate or nominee of political party cast in support of a no-confidence resolution would be disregarded if the majority of the members of that political party cast their votes against such a resolution. अब इसको आप डिटेल में पढ़ भी लीजिएगा कि यो आर्टिकल 96 में यो चेंजेस यहाँ पे आए थे हमारे पास, जिसमें उन्होंने कहा कि जी अगर जो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें नहीं मौजूद था डिफेक्शन क्लॉज, लेकिन उन्होंने कहा ये टेम्प्रेरी प्रोविजन थी 10 साल की, या आप होल्ड करना सेकंड जनरल इलेक्शन जो भी बाद में हो, उसको आर्टिकल 96 में ऐड किया गया कि वो वोट है एमएनए का एक कैंडिडेट के तौर पे और नॉमिनी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे जो कास्ट किया जाए, सब उसकी सपोर्ट में, नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन की सपोर्ट में उसको डिसरिगार्ड किया जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा अगर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी कास्ट देयर वोट अगेंस्ट सच अ रेजोल्यूशन। कि अगर जो मेंबर्स उस पार्टी के, जो मेजॉरिटी है मेंबर्स उस पॉलिटिकल पार्टी के, वो अगर वोट दें इस तरह की, इस रेजोल्यूशन, इस तरह की रेजोल्यूशन के अगेंस्ट। ठीक है, ये इसको आप जरूर डिटेल से और पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल 96 के हवाले से बात हो रही है। ठीक है, और 63A में क्या क्या चेंजेस आए? A new article 63A was added to the constitution through the 14th amendment in 1997 during Prime Minister Nawaz Sharif's time, which contained sweeping provisions to bind legislators to the dictates of their parliamentary party head. काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जी 63A कॉन्स्टिट्यूशन था वो ऐड किया गया 14th अमेंडमेंट के जरिए 1997 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के दौर में, जिसमें वो है ना बहुत प्रोविजंस, जो दफात जो थी वो मौजूद थी, जो बाइंड करती थी, लाजिम करती थी लेजिस्लेटर्स को कि वो जो चाह रहे हैं पार्लियामेंट्री पार्टी हेड, उसको क्या है आप फॉलो करें। ठीक है, वायलेशन ऑफ द पार्टी डायरेक्शन विद रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। और उन्होंने कहा जी वायलेशन, खिलाफ वर्जी किसकी, पार्टी डायरेक्शन की, उसका क्या नतीजा निकलना था, डिस्क्वालिफिकेशन का नतीजा निकलना था ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन, कि अगर आप अपनी पार्टी छोड़ देते हो। द 17th and later the 18th amendment balanced the provisions which constitute defection and disqualification by restricting the compulsion to follow the party line to voting on the election of the Prime Minister or Chief Minister, constitutional amendments, vote of confidence or no confidence in or against a PM or CM or a money bill. उनका 17 और बाद में वो 18वीं तरमीम थी, उसने इन प्रोविजंस को बैलेंस कर दिया, जिसमें जो है ना वो शामिल थी डिफेक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन, किस तरह महदूद करके कि वो मजबूरी थी कि आप फॉलो करें पार्टी लाइन और वोट करें इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस इन और अगेंस्ट अ पीएम और सीएम और मनी बिल। तो इन तमाम जो सूरत हाल थी, तो उसके अंदर जो बता रहे हैं कि जो इलेक्शन थे तो वहाँ पे जो है ना उसने रिस्ट्रिक्ट कर दी कंपल्शन कि आपने पार्टी लाइन को फॉलो करना है इन चीज़ों में, जो इलेक्शन वोटिंग है, इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की, और ये बाकी सारी जितनी चीज़ें हमने बताई हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, और बाद में बात करें
A significant feature of the amended 63A was that although defecting members would be disqualified, there was nothing in the Constitution which suggested that their votes would be disregarded. उन्होंने कहा बहुत अहम जो फीचर था अमेंडेड 63A का वो ये था कि अगर जो डिफेक्टिंग मेंबर्स थे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं था जो बताता था कि उनके वोट्स को जो है ना वो डिसरिगार्ड किया जाएगा, उनको नहीं काउंट किया जाएगा। और फिर 2002 मई 2022 में जो जजमेंट आई थी उसके बारे से बात कर रहे हैं कि जी ironically, a majority judgment of a five-member Supreme Court bench declared in May 2022 that the votes of the defecting members would be disregarded, going back to the temporary provision included in the 1973 Constitution, with the ominous difference that this time disregarding the vote of defecting members was not temporary. और उन्होंने कहा जो मेजोरिटी जजमेंट आई थी 2022 मई में, उसमें भी कहा गया था कि वो वोट्स एंड डिफेक्टिंग पार्टी मेंबर्स के उसको डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा और उस तरफ जाते हुए टेम्प्रेरी प्रोविजन की जानिब जिसको शामिल किया गया था ओरिजिनल 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें जो बड़ा मेजर डिफरेंस वो ये था कि इसमें डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा वोट का डिफेक्टिंग मेंबर्स का, वो क्या है वो टेम्प्रेरी नहीं था। वन ऑफ द डिसेंटिंग जजेस कैरेक्टराइज्ड द जजमेंट एज रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वहाँ पे जो तनकीद की गई वो ये थी कि ये जो जिन्होंने इस जजमेंट पे तनकीद की वो ये कहा गया कि जजमेंट वो ऐसी ही है जैसे आप रीराइट कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा लिख रहे हो, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा जी थ्रू several amendments, the total number of members in the National Assembly, Senate, provincial assemblies, and representation of women and religious minorities were also increased. अच्छा, उन्होंने कहा कई amendments के जरिए टोटल नंबर थे मेंबर्स की नेशनल असेंबली में, सेनेट में, प्रोविंशियल असेंबलीज में, और जो नुमाइंदगी थी खवातीन की और मजहबी अकलियतों की उसको इंक्रीज किया गया। The Senate was authorized by amending Article 73 to discuss the money bills and send recommendations to the National Assembly. और फिर सेनेट को इख्तियार दिया गया कि वो अमेंड करे आर्टिकल 73 ताकि डिस्कस की जा सके मनी बिल्स और भेजी जाएं रिकमेंडेशंस नेशनल असेंबली को, ठीक है। The addition of provisos to Article 92 and 130 made through the 18th Amendment capped the number of ministers and ministers of state in the federal cabinet at 11% of the total strength of parliament. और यो का जो एडिशन हमें देखने को मिला प्रोवाइजो में जो आर्टिकल 92 और आर्टिकल 130 के प्रोवाइजो थे उसमें एडिशन हमें देखने को मिली 18 अमेंडमेंट में, उसमें कैप कर दिया गया, एक लिमिट लगा दी गई मिनिस्टर ऑफ स्टेट की फेडरल कैबिनेट में, और वो कितने होंगे, वो होंगे 11% of the total strength of parliament. This provision reduced the average number of cabinet members after the amendment came into effect, और इस provision की वजह से कम हो गए average number of cabinet members जब ये आ गई, in action हो गई, in force हो गई ये amendment. While recounting the significant ways in which the Constitution evolved in the past, one cannot help pointing out the critical need for some other amendments. अच्छा, भी उन्होंने सारी amendments तो बता दी क्या क्या changes आए, लेकिन उन्होंने कहा ये देखते हुए कि जो बड़े amendments आई हैं Constitution में जो evolve हुई माजी में, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी अभी भी अशद ज़रूरत है कुछ मज़ीद amendments की तरमीम की। There are many constitutional, electoral, and local government experts who strongly believe that more details about the third tier of government, the local governments, should be provided in the constitution. अच्छा, अब इसमें वो बात कर रहे हैं कि कई वो आइनी इलेक्टोरल और लोकल गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि मजीद डिटेल की जरूरत है थर्ड टीयर ऑफ किधर गया थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट की लोकल गवर्नमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, शुड बी प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में भी जो है ना वो डिटेल्स होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो बेसिकली बता रहे हैं कौन कौन सी अमेंडमेंट्स जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, अब इंडिया में क्या हुआ, इंडिया realized the need to add two specific chapters to its constitution, one on the grassroots local government panchayats and the other regarding municipal committees, about 42 years after the document was framed, because their state government were just not serious about forming and sustaining local governments. अच्छा, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट के बारे में मजीद डिटेल होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, और साथ ही उन्होंने कहा इंडिया ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और उन्होंने दो स्पेसिफिक चैप्टर ऐड किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो ये था वो ग्रास रूट लोकल गवर्नमेंट पंचायत के हवाले से था, और जो दूसरा था वो किस हवाले से था म्यूनसिपल कमेटीज़ के हवाले से था। और ये सारा कुछ कब हुआ, 42 साल बाद जब डॉक्यूमेंट फ्रेम किया गया था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट थी ना वो सीरियस नहीं थी फॉर्म करने को सस्टेनेबल लोकल गवर्नमेंट। उन्होंने कहा द टाइम हैज़ कम फॉर अस टू डू द सेम विद ड्यू रिस्पेक्ट टू प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो उन्होंने कहा वक्त आ गया हम भी वही काम करें विद ड्यू रिस्पेक्ट टू प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी सूबाई खुद मुख्तारी। The power of the executive to promulgate ordinances under Article 89 and 128 of the Constitution needs to go, as any legislation without legislatures is simply a blot on democracy. अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ये कह रहे हैं कि जी जो पावर हैं, जो इख्तियार हैं, एक मिनट,
उन्होंने कहा कि जो इख्तियार है एग्जेक्टिव का कि वो ऑर्डिनेंसेस जारी करे अंडर आर्टिकल 89 और 128 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि जो भी लेजिस्लेचर होती है बगैर लेजिस्लेचर के, वो सिर्फ एक ब्लॉट है, एक धब्बा है डेमोक्रेसी पे, जमहूरियत पे. The powers of the government to make modifications in the budget and authorize expenditure from the federal consolidated fund without recourse to the legislature under Article 84 of the Constitution is simply unacceptable in a democracy and should change. और साथ एक तो उन्होंने कहा कि जी ये जो पावर है प्रोमलगेट करने की ऑर्डिनेंसेस वो ख़त्म होनी चाहिए, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि जी जो पावर है गवर्नमेंट की कि वो मॉडिफाई कर सके बजट और ऑथराइज करे एक्सपेंडिचर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से, ठीक है, अंडर आर्टिकल 84 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने कहा ये भी अनएक्सेप्टेबल है, किसी तौर पर इसको कबूल नहीं किया जा सकता एक जमहूरियत में, और इसको भी तब्दील होना होगा. और कह रहे हैं जी लास्टली पार्लियामेंट वाज कोस्ट इन 2010 टू वाटर डाउन इट्स रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड इट हैड टू पोस्ट हिज पास द 19th अमेंडमेंट. उनका पार्लियामेंट को है ना वो मजबूर है 2010 में कि वाटर डाउन करें. वाटर डाउन होता है अपने ओपिनियन को लेस एक्सट्रीम बनाना देन इट ओरिजिनली वाज. तो इनको वाटर डाउन करना पड़ा अपना रोल अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हवाले से, और इसको फिर पास करनी पड़ी 19th अमेंडमेंट. उनका पार्लियामेंट शुड अमेंड आर्टिकल 175A to assert its rightful role in scrutinizing the appointment of judges to the superior courts. उन्होंने कहा पार्लियामेंट को अपना जो किरदार है आर्टिकल 175A के तहत वो ये मतलब इसको असर्ट करना चाहिए, इस पर जोर डालना चाहिए कि ये हमारा रोल है कि हम स्क्रूटनाइज करें, जांच करें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हवाले से टू द सुपीरियर कोर्ट्स. तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ को 2010 में उन्होंने अपना जो किरदार था पार्लियामेंट में वो कम कर लिया था अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से लेके, लेकिन उन्होंने कहा ये जो आर्टिकल 175A है उसको पार्लियामेंट को अमेंड करना चाहिए, ताकि अपना रोल जो है ना इसको स्क्रूटनाइज करने का अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हवाले से उसको है ना असर्ट कर सके, और ये अपना जो रोल है राइटफुल रोल उसको किरदार निभाए. तो बेसिकली ये ओपिनियन जो था इसमें उन्होंने बताया है क्या क्या इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं अब तक, और क्या क्या इन्होंने कहा अमेंडमेंट्स होनी चाहिए. ठीक है, ये था हमारा आज का ओपिनियन. बाकी अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो जहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं तो 0312 419 1070, ठीक है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और 200 रुपीज़ इसी पैसा पर मंथ में आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं. ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.